नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण में 1.39 ट्रिलियन रुपए की किस्त जारी की। 250,000 डेमोक्रेसीज अ रिव्यू ऑफ विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया शीर्षक से कार्यपत्र जारी किया गया। रेजिंग एम्बिशन एक्सेलरेटिंग एक्शन टुवर्ड्स एनहेंस्ड NDCs फॉर फॉरेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। शहरीकरण और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन से भारतीय शहरों के तापमान में वृद्धि पर एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया। कर्नाटक सरकार द्वारा एक फिल्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने से कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर फिर से बहस शुरू हो गई है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण में 1.39 ट्रिलियन रुपए की किस्त जारी की गई इस संचयी राशि में राज्यों में विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए नियमित मासिक अंतरण यानी ट्रांसफर के साथ साथ एक अतिरिक्त किस्त भी शामिल है। अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को करों के अंतरण में 12,19,783 करोड़ रुपए के अंतरण का प्रावधान किया गया था। चलिए सबसे पहले राज्यों को करों के अंतरण के बारे में समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 270 में केंद्र सरकार द्वारा एकत्र की गई निवल कर आय को संघ और राज्यों के बीच वितरित करने का प्रावधान किया गया है। इन करों में निगम कर, व्यक्तिगत आय कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी GST आदि शामिल हैं। यह अंतरण अनुच्छेद 280 के अनुसार हर 5 साल में गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। इस विभाज्य योग्य कर में केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर यानी सेस और अधिभार यानी सरचार्ज शामिल नहीं होते हैं। चलिए अब राज्यों को किए जाने वाले कर अंतरण यानी टैक्स डिवोल्यूशन के आधार के बारे में जानते हैं। इनमें से पहला है ऊर्ध्वाधर अंतरण यानी वर्टिकल डिवोल्यूशन। यह विभाज्य करों में राज्यों का हिस्सा होता है। यह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 41% है। दूसरा है क्षैतिज अंतरण यानी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। यह अलग अलग मानदंडों के आधार पर राज्यों को आवंटित हिस्से में से राज्यों के बीच राशि का वितरण है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार निर्धारित मानदंड और उनका भारांश कुछ इस प्रकार है। प्रति व्यक्ति आय में अंतर के आधार पर 45% तथा क्षेत्रफल के आधार पर 15%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या को 15%, जनसांख्यिकीय संकेतकों में प्रदर्शन को 12.5%, वन और पारिस्थितिकी क्षेत्र को 10% तथा कर एवं राजकोषीय सुधार को 2.5% भारांश दिया गया है। अंत में राज्यों को अनुदान दिए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कर अंतरण के बाद राजस्व घाटा आधारित अनुदान की बात करें तो यह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत प्रदान किया जाता है। क्षेत्रक विशिष्ट अनुदान की बात करें तो 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सुधार जैसे 8 क्षेत्रकों के लिए राज्यों को ऐसे अनुदान की सिफारिश की है। अंत में 15वें वित्त आयोग ने सामाजिक आवश्यकताओं, प्रशासनिक गवर्नेंस और अवसंरचना, जल एवं स्वच्छता, संस्कृति व ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण, उच्च लागत वाली भौतिक अवसंरचना तथा पर्यटन के क्षेत्रों में राज्य विशिष्ट अनुदान की सिफारिश की है। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। 250,000 डेमोक्रेसीज ए रिव्यू ऑफ विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया शीर्षक से कार्यपत्र जारी किया गया। नीतिगत अनुसंधान पर यह कार्यपत्र विश्व बैंक समूह ने जारी किया है। इसमें भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को दिशा देने में 73वें संविधान संशोधन की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में पंचायती राज संस्थाओं यानी PRIs की कुछ बुनियादी और आवश्यक विशेषताओं को सुनिश्चित किया था ताकि उन्हें निश्चितता, निरंतरता और मजबूती प्रदान की जा सके। चलिए अब खबर के शुरुआत में कार्यपत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इनमें से पहला है धन की कमी। दरअसल पंचायती राज संस्थाएं लगभग पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुदान पर निर्भर है। दूसरा है कर्मचारियों की कमी। उदाहरण के लिए औसतन प्रति ग्राम पंचायत 0.67 पंचायत सचिव है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह संख्या घटकर
0.33 रह गई है। प्रबंधन सूचना प्रणाली के आधार पर लाभार्थियों के चयन तथा लाभार्थियों की डिजिटल ट्रैकिंग आदि के कारण स्थानीय सरकारों की स्वायत्तता कम हो रही है। और अंत में आरक्षण के प्रभाव की बात करें तो महिलाओं और जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान ने चुनावों में उम्मीदवार खड़े करने वाले परिवारों के सम्मान में वृद्धि की है। खबर में आगे बढ़ते हैं और कार्यपत्र में की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहली सिफारिश है स्थानीय कर के स्रोत को बढ़ाना। संपत्ति का बेहतर रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए तथा पंचायतों को कर लगाने की अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके अलावा ग्राम सभाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। ग्राम सभा की बैठकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही ग्राम सभा को गांव की योजनाएं बनाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों के चयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपकर उनकी शक्तियों का विस्तार करना चाहिए। स्वयं सहायता समूह यानी SHG पंचायत लिंकेज भी महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच अधिक संतुलन और समन्वय बनाने से पंचायतों के कामकाज में भी सुधार होगा। साथ ही पंचायत व SHGs के निर्णय महिलाओं की जरूरतों के प्रति अधिक संतुलित होंगे। 73वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो इसके माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है, जिसमें 243 से 243O तक अनुच्छेद शामिल हैं। चलिए अब इसकी मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ग्राम सभा की बात करें तो यह एक स्थायी इकाई होती है। इसमें एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर है। हालांकि 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर नहीं होता है। पंचायत के हर स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। रेजिंग एम्बिशन, एक्सेलरेटिंग एक्शन टुवर्ड्स एनहेंस्ड NDCs फॉर फॉरेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने जारी की है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के तहत वन संरक्षण, प्रबंधन एवं बहाली के लक्ष्यों और इनकी प्राप्ति की दिशा में प्रगति में काफी अंतर उजागर किया गया है। NDCs के तहत प्रत्येक देश अपने यहाँ राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूल होने के प्रयासों से संबंधित लक्ष्य निर्धारित करते हैं। 2020 से इन लक्ष्यों को हर 5 साल में अपडेट करना होता है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई वाले 20 शीर्ष देशों में 2019 और 2023 के बीच वनों की कटाई से प्रतिवर्ष औसतन 5.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बराबर का उत्सर्जन हुआ है। उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई वाले 20 शीर्ष देशों में से केवल 8 देशों ने ही अपने NDC में वनों की कटाई को कम करने के लिए स्पष्ट मात्रा आधारित लक्ष्य शामिल किए हैं। हालांकि ये सभी लक्ष्य 2030 तक वनों की कटाई को रोकने की वैश्विक महत्वाकांक्षा से कम हैं। UNFCCC के केवल 38% पक्षकारों ने ही वनों और अन्य पारिस्थितिकी प्रणालियों को अन्य गतिविधियों में बदलने के ट्रेंड को कम करने संबंधी उपायों को शामिल किया है। चलिए अब वनों की कटाई के लिए उत्तरदायी कारक जानते हैं। पहला कारण है कृषि। यह वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में वनों की कटाई की दरें पाम ऑयल के बाजार मूल्यों में उतार चढ़ाव से जुड़ी हुई हैं। दूसरा कारण है भूमि उपयोग नीतियां। भूमि उपयोग पर प्रभावी और लागू करने योग्य नीतियों का अभाव है। उदाहरण के लिए पर्यावरण संबंधी नीतियों में कमी आने के कारण ब्राजील के अमेज़न में वनों की कटाई की उच्च दर देखी जा रही है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें जान लेते हैं। NDC लक्ष्यों को समावेशन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। इसमें स्थानीय लोगों और स्थानीय समुदायों की विविध आवश्यकताओं एवं सोच का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वृक्ष लगाकर नए सिरे से वनीकरण को बढ़ावा देने की बजाय प्राथमिक वनों के संरक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। NDC में उल्लेख किए गए वन आधारित उपायों को मजबूत करने, बेहतर करने एवं अनुकूलन करने की आवश्यकता है। साथ ही इन पर स्पष्ट राष्ट्रीय नीतियां भी बनाई जानी चाहिए। अंत में वनों की कटाई को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में
जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है REDD+ तंत्र। UNFCCC के पक्षकारों के 13वें सम्मेलन में वनों की कटाई और वन शरण से उत्सर्जन को कम करने संबंधी प्रयासों को अपनाया गया है। दूसरा है वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र। इसमें 2020 तक वनों की कटाई की दर को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वनों और भूमि उपयोग पर ग्लासगो लीडर्स घोषणा पत्र की बात करें तो इसमें 2030 तक वनों की हानि व भूमि शरण को रोकना एवं पुनर्बहाली संबंधी लक्ष्य शामिल हैं। और आखिरी है बॉन्ड चैलेंज। इसमें 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर वनोन्मूलित एवं शरित भूमि की पुनर्बहाली करने का वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया गया। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। शहरीकरण और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन से भारतीय शहरों के तापमान में वृद्धि पर एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई। इस अध्ययन के निष्कर्ष देश के 141 प्रमुख शहरों से एकत्रित किए गए आंकड़ों पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि भारतीय शहरों को जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण दोनों के संयुक्त दुष्प्रभावों को झेलना पड़ सकता है। आइए खबर की शुरुआत में अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। अकेले शहरीकरण के कारण भारतीय शहरों में तापमान में कुल मिलाकर 60% की वृद्धि हुई है। अध्ययन के अनुसार पूर्वी भारत के टियर 2 शहर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव शहरों के परिवर्तित हो रहे थर्मोडायनामिक व एरोडायनामिक गुण अधिक ऊष्मा को रोक कर रखते हैं। इससे शहर अपने ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। इसके अलावा शहर संपूर्ण भारतीय क्षेत्र की तुलना में लगभग दोगुने तापमान का अनुभव कर रहे हैं। हालांकि शहरीकरण और उससे जुड़ी हुई ऊर्जा मांग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन एवं जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करते हैं, लेकिन शहर घनी आबादी और बुनियादी ढांचे के अनियंत्रित विकास के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अधिक सामना कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शहरीकरण के कारण भारतीय शहरों के तापमान में वृद्धि के कारकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वनस्पति आवरण और हरित स्थानों में कमी आई है। कंक्रीट और डामर या एस्फाल्ट दिन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और रात के समय इसे उत्सर्जित करते हैं। इसके कारण प्राकृतिक परिदृश्यों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जो शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है वह बाधित होने लगता है। इसके अलावा बढ़ती मानव जनित गतिविधियां, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन तथा औद्योगिक उत्पादन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में और वृद्धि करते हैं। इसके कारण शहरी क्षेत्रों का तापमान और बढ़ जाता है। आगे की राह क्या होनी चाहिए, चलिए अब ये जान लेते हैं। शहरीकरण की गति और दिशा को मजबूत वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग करके सावधानी पूर्वक नियोजित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही संधारणीय शहरी विकास के लिए व्यापक रूप से शहर स्तरीय जलवायु कार्य योजनाओं को लागू किए जाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूलन को लक्षित करने वाली नीतियों का रणनीतिक रूप से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। खबर के अंत में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की बात कर लेते हैं। इनमें से पहला है सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन 2021-2030। इसे कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहरी विकास को प्रोत्साहित करने और शहरों में अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, शहरों में रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शहरी प्रणालियों में सुधार हेतु 2018 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स लॉन्च किया गया था। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी CSCAF 2.0 शहरों को सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को अपनाने, लागू करने और प्रसारित करने की सुविधा प्रदान करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया। वर्ष 2025 में क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में चुना गया है। क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के अध्ययन व उपयोग को व्यक्त करता है। यह परमाणु और उप परमाणु पैमाने पर पदार्थ एवं ऊर्जा के व्यवहार को नियंत्रित करता है।
खबर की बेहतर समझ के लिए क्वांटम यांत्रिकी की मूलभूत अवधारणाओं को जान लेते हैं। सबसे पहली है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। अत्यंत छोटी वस्तुएं कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करती हैं। इसमें कण पदार्थ के अति सूक्ष्म टुकड़े होते हैं और तरंग ऊर्जा स्थानांतरित करने वाले विक्षोभ या परिवर्तन है। दूसरा है क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम यांत्रिकी में एक कण या प्रणाली एक साथ कई अवस्थाओं की सुपरपोजिशन में मौजूद रह सकती है। हालांकि यह स्थिति इनके अवलोकन की स्थिति से भिन्न प्रतीत हो सकती है। अगला है एंटेंगलमेंट। इसमें दो कण एक निश्चित तरीके से आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कणों का यह जुड़ाव कणों के बीच की दूरी से प्रभावित नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की बात करें तो हम किसी कण की अवस्थिति और गति दोनों को एक ही समय में सटीकता के साथ नहीं माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वांटम यांत्रिकी के कौन कौन से उपयोग हैं ये देखते हैं। पहला है उद्योग एवं अवसंरचना में उपयोग। यह तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है और क्वांटम संचार यानी क्वांटम कम्युनिकेशन के माध्यम से वित्तीय अवसंरचनाओं को सुरक्षित करती है। दूसरा है स्वास्थ्य एवं कल्याण। क्वांटम फोटोनिक्स मेडिकल इमेजिंग और निदान को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही क्वांटम रसायन विज्ञान नए टीकों और दवाओं के विकास में सहायता कर रहा है। जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई की बात करें तो क्वांटम यांत्रिकी अधिक ऊर्जा दक्ष और किफायती सौर सेल एवं कम उत्सर्जन वाले एलईडी प्रकाश स्रोत के विकास में सहायता कर रही है। इसके अलावा क्वांटम यांत्रिकी के उपयोग से दीर्घकालिक क्लाइमेट मॉडल्स को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें, क्लाइमेट मॉडल पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक कंप्यूटर सिमुलेशन होता है जो जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अंत में क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहले जान लेते हैं। पहली है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, उसका समर्थन करना तथा उसे आगे बढ़ाना है। इसके अलावा क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक जीवंत व नवीन इकोसिस्टम का निर्माण करना है। दूसरी है क्वांटम सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वांटम क्षमताएं निर्मित करने के लिए यह एक शोध आधारित कार्यक्रम है। क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब यानी QCAL। इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाना तथा नई वैज्ञानिक खोजों को सक्षम बनाना है। चलिए अब रुक करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। कर्नाटक सरकार द्वारा एक फिल्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने से कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर फिर से बहस शुरू हो गई है। कर्नाटक सरकार ने एक हिंदी फिल्म की रिलीज पर 2 सप्ताह के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार ने यह कदम राज्य में किसी भी तरह के संभावित धार्मिक विवाद को रोकने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उठाया है। गौरतलब है कि कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुसार एक कलाकार को अपनी कला का सृजन या प्रदर्शन कानून या परंपरा से भयभीत हुए बिना करना चाहिए। खबर के शुरुआत में भारत में कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। रंगराजन बनाम पी जगजीवन राम वाद 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि फिल्में भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदत्त गारंटीकृत अधिकार का हिस्सा है। इसके अलावा अपनी राय देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधान मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में भी शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने इन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। रंगराजन बनाम पी जगजीवन राम वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि क्यों फिल्मों की अभिव्यक्तियां अभिव्यक्ति के अन्य रूपों की तुलना में अलग है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी। सिनेमा हॉल में जब फिल्म चल रही होती है तब वहां बैठा दर्शक कम अंधेरे में बिना अपना ध्यान भटकाए पूरी एकाग्रता से फिल्म देख रहा होता है। इस तरह की परिस्थिति में अभिनय, संवाद, दृश्य और ध्वनि दर्शक के मन मस्तिष्क पर काफी गहरा प्रभाव डालते हैं तथा उनकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए फिल्मों की अभिव्यक्तियों की तुलना संचार के अन्य माध्यमों से नहीं की जा सकती है। ऐसे में फिल्मों को रिलीज करने से पहले सेंसरशिप न केवल वांछनीय है बल्कि अनिवार्य भी है।
चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है मलावी। इस देश की राजधानी है लिलोंगवे। आपको बता दें कि हाल ही में मलावी के उपराष्ट्रपति की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे जिस विमान से यात्रा कर रहे थे वह चिकनगावा पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चलिए अब इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। यह दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध देश है। यह देश उत्तर में तंजानिया, पूर्व में मलावी झील, पूर्व और दक्षिण में मोजाम्बिक तथा पश्चिम में जाम्बिया से घिरा हुआ है। इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ के 4 प्रमुख क्षेत्र ग्रेट अफ्रीकन, रिफ्ट वैली, केंद्रीय पठार, उच्च भूमि और अलग थलग पहाड़ है। यहाँ की प्रमुख झीलें मलावी झील और चिल्वा झील है। प्रमुख नदियों में शायर नदी, लिलोंगवे नदी, नॉर्थ और साउथ रुकरू, ड्वांगवा, बुआ आदि शामिल है। प्रमुख पर्वतमाला माउंट म्लानजे, माउंट नकोदजवे, माउंट जोले, माउंट नामसिले आदि है। सबसे ऊंची चोटी म्लानजे पर्वत में सपीतवा शिखर है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI ने भारत के 20 से अधिक शहरों में विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया। यह प्रत्यायन की महत्ता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। यह स्थापित गुणवत्ता मानकों को पूरा करने की औपचारिक मान्यता है। द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास यानी JIMEX 2024 जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। 2012 में JIMEX की शुरुआत के बाद से यह इसका 8वां संस्करण है। एक हालिया संयुक्त बयान में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने PAROS पर एक कानूनी बहुपक्षीय दस्तावेज यानी लीगल मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट पर चर्चा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह संधि 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के पूरक के रूप में कार्य करेगी तथा इस संधि के महत्व की पुष्टि भी करेगी। एक हालिया शोध में पाया गया है कि हिम तेंदुए मांसाहारी होने के बावजूद भी वनस्पति खाते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 718 हिम तेंदुए हैं। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राजकीय पशु है। हीट वेव की बढ़ती घटनाओं ने हीट वेव को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित आपदा के रूप में सम्मिलित करने पर फिर से चर्चा आरंभ कर दी है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानी NDRF और राज्य आपदा मोचन कोष यानी SDRF से संसाधनों के आवंटन एवं उपयोग का प्रावधान किया गया है। नासा के मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर यानी MRO पर लगे हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट कैमरे ने मंगल ग्रह पर एक पुराने ज्वालामुखी के किनारे एक रहस्यमय गड्ढे की तस्वीर ली है। इस ऑर्बिटर की दूरसंचार प्रणाली मंगल ग्रह के अंतरिक्ष यान के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करती है। भारतीय थल सेना ने अपने आधुनिकीकरण अभियान के तहत विद्युत रक्षक नाम से निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। IIT मद्रास और नासा के शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट MDR रोगजनकों खासकर एंट्रोबैक्टर पुगांडेंसिस का अध्ययन कर रहे हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।